भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ, इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद आज की सबसे बड़ी खबर है कि राजस्थान में भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से चौंकाने वाला यह फैसला, और चौंकाने वाला फैसला कि जिस नाम की चर्चा नहीं हो रही थी, जिस नेता को पहली बार जीतकर विधायक बने भजन लाल शर्मा, उनको राज्य की कमान सौंप दी गई है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई है। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर मोदी ने ऐसा सरप्राइज दिया कि विपक्षी गठबंधन को 24 वाला शौक लग गया और वो सोचने लगा कि आखिरकार चुनावों में जाएंगे तो अब क्या कहकर अटैक करेंगे। विपक्ष 24 के लिए जो प्लान तय कर रहा था, पीएम मोदी ने ऐसा दांव चला कि विपक्ष की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। आज की सबसे बड़ी खबर यह है अब से थोड़ी देर पहले विधायक दल की बैठक और उसमें सर्वसम्मति से नेता चुना गया भजन लाल शर्मा को। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव रखा भजन लाल शर्मा के नाम का, और फिर उसके बाद सर्वसम्मति बन गई और थोड़ी देर बाद ही ऐलान कर दिया गया। छत्तीसगढ़, कल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद भी राजस्थान से चौंकाने वाला फैसला। सोचिए, जितने बड़े नाम थे, किरोड़ी लाल मीणा से लेकर आप जितने नाम आपने सुने हैं पिछले 9 दिनों में, वो सारे नाम अपनी जगह, और एक नाम जो कि मुख्यमंत्री की रेस में था, दिया कुमारी, वो जरूर डिप्टी सीएम बन गई। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भजन लाल शर्मा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। वसुंधरा राजे के बाद राजस्थान में भाजपा की सरकार का चेहरा होंगे, उन पर दारोमदार होगा 24 में बड़ी जीत दिलाने का। सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आप भजन लाल शर्मा को आप सुन रहे थे और अब ये गाड़ियों का काफिला देखिए राजभवन जाते हुए। भजन लाल शर्मा जा रहे हैं राजभवन राज्यपाल से मिलने के लिए और जाहिर सी बात है नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया, इस बात की औपचारिक तौर पर वो जानकारी देंगे। विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंपेंगे। ये तस्वीर देखिए, गाड़ियों का काफिला। सत्ता की धुरी बदल चुकी है राजस्थान में। बीजेपी ने जीत हासिल की, जो ट्रेंड 3 दशकों का था वो बरकरार रखा, लेकिन एक ट्रेंड बदल गया और वो ये ट्रेंड बदल गया कि वसुंधरा राजे राजस्थान में सरकार का चेहरा होंगी। ये ट्रेंड बदल गया। खुद वसुंधरा राजे को प्रस्ताव उन्होंने सामने रखा विधायकों के सामने, और प्रस्ताव ये रखा कि भजन लाल शर्मा विधायक दल के नेता चुने जाए। भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया, 2 डिप्टी सीएम। और अब ये तस्वीर देखिए, गाड़ियों का काफिला राजभवन के अंदर दाखिल होते हुए। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। भंवर, ये जो तस्वीर सामने आ गई है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी चौंकाया, लेकिन इससे एक तीर से कितने निशाने साधे गए हैं? अगर मैं आपका विश्लेषण 3 वजहों के आधार पर पूछूं तो देखिए, अगर 2024 के आधार पर हम इसकी बात करें तो तमाम जातीय समीकरण साधे गए हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जातीय समीकरण साधते सीएम के चेहरे बनाए गए थे, उससे स्पष्ट था कि राजस्थान में एक सवर्ण चेहरे को यहाँ पर जगह दी जाएगी। आप देखिए कि ब्राह्मण वोट बैंक, जो कि कोर वोट बैंक रहा है बीजेपी का, उसी का एक चेहरा यहाँ पर सामने लाया गया भजन लाल शर्मा के रूप में। और प्रेमचंद बैरवा, यहाँ एससी कार्ड भी पार्टी ने खेला ताकि एससी जो वोटर्स हैं उन पर अपना एक प्रभाव जो है वो रखा जाए और उनको ये संदेश दिया जा सके कि 2024 में अगर कुछ बेहतर होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तो और अच्छा रिजल्ट उन्हें मिलेगा। वहीं आप देखिए कि राजपूत समाज के चेहरे के रूप में दिया कुमारी जिस तरीके से सतत रूप से जीतती हुई आ रही थी, चाहे सवाई माधोपुर हो, राजसमंद हो, और अब जयपुर में उन्होंने विद्याधर नगर सीट से विजय हासिल की और सबसे ज्यादा वोट से विजय हासिल करने का उनको इनाम भी मिला। और आप देखिए कि ठीक है, ये तस्वीर भंवर मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, राजभवन के अंदर राज्यपाल से मिलते हुए भजन लाल शर्मा को आप देख रहे हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया है। ये औपचारिकताएं, फोटो सेशन। लेकिन जिन बातों का जिक्र भंवर पुष्पेंद्र कर रहे हैं, 24 चुनाव के लिहाज से जो बड़ी चुनौती भजन लाल शर्मा के सामने होगी, उसको वो किस तरीके से पार पाते हैं। राज्यपाल की ओर से बधाई भी दी गई है। और ये तस्वीर आप देखिए, वसुंधरा राजे का भी अभिवादन। इस वक्त की ये सबसे बड़ी तस्वीर है जयपुर राजभवन के अंदर। भजन लाल शर्मा, राजस्थान की सरकार का नया चेहरा, संघ से इनका जुड़ाव, संगठन पर मजबूत पकड़। और माना यह जा रहा है कि चूंकि आगे जो कल हम जिक्र कर रहे थे कि जनरेशनल चेंज क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है, नई चुनौतियों के मद्देनजर एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्या तैयार की जा रही है, क्या उस नजरिए से भी इस फैसले को देखा जाए, इस पर मैं आगे जरूर बातचीत करूंगा। और मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। अवधेश जी, एक टिप्पणी आपकी। ये जनरेशनल चेंज है, 24 के मद्देनजर ये बड़ा दाम है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और साथ ही ये जो तस्वीर आप वसुंधरा राजे की देख रहे हैं, देखिए, ये केवल 24 की दृष्टि से इतना बड़ा निर्णय नहीं होता है। आपने 55 साल के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। जब तीनों जो मुख्यमंत्री आए हैं इनको देंगे तो एक बात कॉमन है कि तीनों आरएसएस संघ की विचारधारा के लिए काम करते रहे हैं, तीनों की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता रही है, तीनों में अनुशासन रहा है, तीनों कम बोलने वाले रहे हैं। ये जो महत्वपूर्ण बात इसमें दिखाई दे रही है, इससे पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आने वाले समय में भाजपा के किस राजनीति का संदेश दे रहे हैं कि जो विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता और जिसकी प्रामाणिकता है, वो व्यक्ति इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है, जिसके अंदर अनुशासन है। जो दूसरी बात है कि राजस्थान में हरिदेव जोशी के बाद 33 वर्ष के बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है। पहले मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री वहां अभी तक कार्यकाल पूरा नहीं किया है। एक बात यह भी रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी ये क्या करते हैं। जो तीसरी बात, ब्राह्मण की चर्चा करते हैं तो देखिए कलराज मिश्र हैं, फिर उसके बाद जो है भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो इसलिए तीसरी बात जो है कि एक मध्य प्रदेश में पिछड़ा,
अच्छा, मैं अवधेश जी आपको रोक रहा हूं, शायद भंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, कोई जानकारी? राजभवन के अंदर से तस्वीरें तो देख रहे हैं, दिया कुमारी तस्वीरों में दिखाई दे रही है, भजन लाल शर्मा तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात भी चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए मुलाकात का दौर जारी है और मैं आपको बता दूं साथ में वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह भी हैं। यानी पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई मनभेद नहीं है। खुद वसुंधरा राजे को प्रस्तावक बनाया गया, होटल में मीटिंग हुई, उसमें भी ये बात रखी गई होगी। तो कुल मिलाकर साफ है कि न मनभेद न मतभेद, सब एक, ये संदेश देने की कोशिश। और अब 2024 टारगेट, ये भी संदेश देने की कोशिश है। अभी राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे वहां पर हैं, दिया कुमारी हैं, खुद भजनलाल शर्मा हैं, कलराज मिश्र वहां पर राज्यपाल जो हैं वो मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है, ये समझा जा सकता है कि तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ बयान करती हैं कि एक मत से सहमत होकर के ये तस्वीरें सामने आई हैं, उभरी हैं, जो कि राजस्थान के नए चेहरे के रूप में सामने हैं। जी भंवर, शपथ ग्रहण की कोई तारीख आई है या थोड़ा सा इंतजार करें अभी, क्योंकि 2 राज्यों में तो कल है शपथ ग्रहण? देखिए अभी औपचारिक रूप से 15 तारीख बताई जा रही है, संभवतः 14 या 15 तारीख को हो सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी कोई आधिकारिक इसका बयान नहीं आया है। मैं इस वक्त भजनलाल शर्मा के घर के पास पहुंच गया हूं। थोड़ी देर में हम उनके परिवारजनों से भी बात करके और उनके घर पे किस तरह का माहौल है ये भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है, ठीक है। चलिए भंवर, जैसे परिवार के लोगों से आपका संपर्क हो आप जरूर इशारा करिएगा, आपके पास लौट कर आएंगे। मूलतः भरतपुर से आते हैं भजनलाल शर्मा, और जाहिर सी बात है भरतपुर के लोगों के लिए ये एक बड़ा दिन है जब उनके जगह से, उनके शहर से निकला कोई शख्स राज्य में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा हुआ है। चलिए आपका परिचय मैं अभी के बाकी मेहमानों से करवा देता हूं। अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको आपने सुन भी लिया। डॉक्टर निमिषा गौर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। रमनीश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस पार्टी के नेता। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर निमिषा एक टिप्पणी आपकी भी ले लेता हूं, उसके बाद अवधेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। भजनलाल शर्मा राजस्थान में अब मुख्यमंत्री होंगे, उन पर दारोमदार। आपकी प्रतिक्रिया एक कार्यकर्ता के तौर पर, क्या चल रहा है पार्टी में? राकेश जी, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, वर्षों से भाजपा में सरलता के साथ में अपने कार्य करते हुए एक सेवा भावी व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। आप देखिए पूरी भाजपा में एक उत्साह का माहौल है। 4 बार के महासचिव रहे, सुबह 6 बजे से लेकर के मैं कहती हूँ रात को 11। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूँ। बाबा बालकनाथ इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है। विधायक बोलने को राजी नहीं थे। बहुत यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है। और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। धन्यवाद। जिस तरीके से जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, जिस तरीके से। तो बाबा बालकनाथ को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री के लिए जो नाम रेस में थे उनमें एक नाम बाबा बालकनाथ का भी था, लेकिन भजनलाल शर्मा जी का नाम फाइनल हुआ। डॉक्टर निमिषा अपनी बात पूरी करिए पहले। जी राकेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एक बहुत सरल कार्यकर्ता हैं और हमेशा से भाजपा का जो विपक्ष में यहाँ थी तो लगातार आंदोलन में सक्रिय रहे। हर भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति की बिल्कुल एक परिवार के नाते सेवा करते रहे, सुनते रहे। तो एक कर्मठ कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री जी बनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी है हमारे भजनलाल जी, जिनको मुख्यमंत्री बनाया है। और उसके साथ ही पहली बार देखिएगा राजस्थान के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष जो है वासु देवनानी जी, मैं कहती हूँ सिंधी समाज से शायद पहले होंगे। नहीं डॉक्टर निमिषा एक चीज लेकिन बता दीजिए, ये तो ठीक है बड़ा फैसला है और आप जिस तरीके से बेहतर बता रही हैं, ये जो बड़े नाम सांसद जो कि जिन्होंने इस्तीफा दिया था, जो पहुंचे विधायक बने, उनकी क्या जिम्मेदारी तय रहेगी?
देखिए, संगठन तय करेगा और निर्धारित करेगा कि किसको क्या दायित्व दिया जाएगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात तो राकेश जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जब प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं, तो यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हम सभी समान हैं। जिन्होंने छोटे छोटे अभियान को, बिल्कुल अपने छोटे छोटे अभियान जो सरकार के सीधे कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, ऐसे कई अभियान अपनी सरकार के माध्यम से चलाए, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में कहूं, या भाजपा पूरी तरह से एक साधारण समान रूप से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ठीक है निमिषा जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। अवधेश जी, एक बात मान ले, पॉलिटिक्स में कोई सीनियर जूनियर नहीं, नरेंद्र मोदी ने यह जरूर दिखाया। अगर आप एक तरफ से देखें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले जो झारखंड थे उसके मुख्यमंत्री, या फिर ये 3 मुख्यमंत्री, कि सामान्य कार्यकर्ताओं को उठा करके वहां तक लाना। या आप हरियाणा के मुख्यमंत्री का प्रयोग देख लीजिए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का प्रयोग कर देख लीजिए, असम में भी सर्बानंद सोनोवाल जब मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले केवल वो केंद्र में उनको लाया गया था, लेकिन बहुत बड़ी हैसियत नहीं थे। बाकी भी आप देख सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने, जो लोग इस देश में जमीनी राजनीति की बात करते थे, उनके मुख्यमंत्री कौन हुए हैं? और जिस पार्टी को हमेशा कहा गया अरे ये तो पूंजीपतियों का पार्टी है, उसने किसको बनाया है सामान्य लोगों को? तो एक भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन जो है चेहरे के रूप में लाया है। दूसरा, इससे चरित्र बदलता है। लेकिन यह, जैसा कि अभी भाजपा की प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी कर, यह बात सही है कि सब सामान्य कार्यकर्ता रहे हैं, यानी ये ना जिला स्तर की सभाओं का भी सभा संचालन करते थे। पहले नगरों की सभाओं के सभा संचालन में इनकी सभा संचालन की भूमिका रही है, कविताएं। नहीं, ये बात आपने ठीक कही अवधेश जी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था कि, और जो कुछ लोगों से बातचीत हुई, कि मंच जो आपने ठीक कहा, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर, या फिर कोई बड़ा भी कार्यक्रम हो, तो सारे मंचों के संचालन की जिम्मेदारी भजन लाल शर्मा के पास होती थी। यही भजन लाल शर्मा ने अपने को इस रूप में विकसित किया था। भजन लाल शर्मा ने सामान्य स्थिति से विकसित किया था। लेकिन इसका जो मूल तत्व है इस समय, वो देखिए ध्यान से कि ये भरतपुर जिस क्षेत्र से आते हैं, वो एक प्रकार से मेवात का लगा हुआ इलाका है। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, तीनों में गोरक्षा का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। और क्या क्या वहां हुआ है, उसमें भी इनकी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बढ़ते मुस्लिम कट्टरवाद को लेकर के, और जो कन्हैया लाल की हत्या हुई है, जो जयपुर में आतंकवादी छूटे हैं, जो हिंदू धर्म सभाओं पर हमले हुए, उन सबको इशू बनाया। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो रैलियां सांगानेर में हुई, अगर वो तस्वीर आ जाए तो पीछे उसे चला दीजिएगा, जो उनकी चुनावी रैलियां थी उसमें गाने इस तरीके के बजते थे कि जो भगवा को लाए हैं। तो इसका असर, जो इश्यूज इस बार राजस्थान में थे, क्योंकि कम्युनलिज्म एक बड़ा इशू था इस बार के राजस्थान के चुनाव। कम्युनलिज्म इसको नहीं कहते थे। नरेंद्र मोदी के 3 लक्ष्य हैं इस समय जो हमको दिखाई दे रहा है। पहला लक्ष्य यह है कि हमारे विचारधारा के जो भी एजेंडे रहे हैं, मैं अपने कार्यकाल में अपने साथियों के साथ उसको पूरा करूंगा, अगली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ूंगा। दूसरा जो उनका लक्ष्य है कि जो 2006 के बाद बीजेपी में क्राइसिस हो गई थी लीडरशिप की, क्योंकि अटल जी, आडवाणी जी के बाद वो स्थिति आगे पैदा नहीं हो, इसलिए आगे 20-25 साल के लिए लीडरशिप भी तैयार करो। और तीसरा यह है कि जो भारतीय राजनीति में एक समस्या रही है कि बड़े नेता हैं तो केवल बड़े काम ही करेंगे। वो लोकेश जिंदल जी, आप लोग गहलोत पायलट के बीच ही रस्साकशी में उलझे रह गए। मौजूदा विधायक का टिकट काटा, भजन लाल शर्मा आए, वसुंधरा राजे को साइड किया गया, उनको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दिया गया। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ सीखने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को? नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा सबक है कि भाजपा में लोकतंत्र नहीं मनतंत्र चलता है। नेता तो वो होते हैं, सरकार तो उनकी बनती है जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये तो केंद्र के प्रतिनिधि बनकर उभर के आए हैं। तो अब तो एक बात तो तय है कि भाई लोकतंत्र नहीं या मनतंत्र की बात हुआ करेगी, और मन किसका है ये जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। अब मुझे लोकेश भाई एक बात बता दीजिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जहां पर जिन राज्यों में आपकी पार्टी जीती है, हिमाचल की बात करूं, छत्तीसगढ़ में इससे पहले की बात करूं, और जो विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाता है कि कांग्रेस आलाकमान फैसला लेगा, मंजूर होगा, तो वो क्या होता है? वो कुछ इससे अलग होता है क्या? राकेश जी, संगठन के निर्णय और सरकार के निर्णय में बहुत फर्क होता है। अरे मैं पूछ रहा हूं, वो बताइए ना। संगठन, आप इधर उधर की बात करने लगे। एक लाइन का प्रस्ताव पास होता है और आपके तमाम बड़े नेता, अब मैं इसको गलत भी नहीं कह रहा हूं, आपके तमाम बड़े नेता ये कहते हैं कि विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव, कांग्रेस आलाकमान फैसला लेगी। तो यहां पर भाजपा, अगर आपके हिसाब से भाजपा आलाकमान ने फैसला ले लिया तो क्या
क्या गलत किया? राकेश जी, अगर तो किसी प्रकार की असहमति होती है राज्य स्तर पर पार्टी के सभी सदस्यों में, तो उसका निर्णय आला कमान लेती है। आपको किसी ने बताया है कि यहां पर असहमति थी? राजस्थान में कितने विधायकों ने आपको फोन कर दिया? जो पहली बार विधायक बनकर उभरे हैं वो अभी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं बन क्या सकता? उन्हें विधायकी का भी एक्सपीरियंस है? ये कहां लिखा हुआ है लोकेश भाई? अरे राकेश पांडे जी, ये मेरा कहां लिखा प्रश्न हुआ ये है कि जो पहली बार विधायक बने वो नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है? आज तक जिन्होंने एक बिल भी पेश नहीं किया विधानसभा में, बात कर रहे वे हैं पूरी संगठन सरकार चलाएंगे। लीजिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है। देखिए, मैं जानता हूँ आप कहेंगे लोकेश मोदी जी, है तो आप मुमकिन चिंतन है। करने से पहले ये देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण है अरे सर, भाजपा राजीव के गांधी जो हर है कार्यकर्ता के लिए प्रधानमंत्री बन गए थे, इंदिरा संगठन जी की निष्ठ मृत्यु होना के साथ चाहिए। याद करिए वो कितनी बार के लेकिन आप लोकसभा सांसद। अच्छा चलिए, संगठन में परिवार जो के चाहे पास करिए। अरे सुनिए लोकेश लेकिन भाई बात रुक सरकार जाइए, की हो रही है, रुक जाइए। राकेश जी। अवधेश जी ने अभी आपको एक आईना दिखाया, उस पर भी आऊंगा, लेकिन भंवर शायद परिवार वालों के पास पहुंच गए। तो माहौल ऐसे चलेगा। चलिए, और लोग भी हैं, आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र सांगनेर से ही अभी पहली बार बने हैं। बहुत ही अच्छे वो इंसान है, बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं और नीचे से नीचे तबके को वो पहचानते हैं और संगठन में उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज है और उन्होंने इतना भयंकर वो किया है जिसका बहुत ज्यादा, और पहली बार ऐतिहासिक जीत उन्होंने किया है। 48,000 से अधिक वोटों से उन्होंने विजय। कुछ उत्सुक नजर आ रहे हैं आप? मोदी जी और मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता कभी भी कुछ बन सकता है, बस वो निष्ठा के साथ काम करे। भजन लाल जी भाई साहब बड़ी निष्ठा के साथ में संगठन में जो भी दायित्व उनको दिया गया उसका उन्होंने निर्वहन किया और आज उसी का परिणाम है कि सारे कार्यकर्ताओं की भयंकर जीत है उनको मुख्यमंत्री बनाना। पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार विधायक बने और पहली बार में सीएम भी बन गए। बिल्कुल, सांगानेर के लोगों ने पहले ही कह दिया था कि भाई साहब आपका बहुत ही ऊंचा स्थान बनने वाला है, क्योंकि एक अदने से कार्यकर्ता को सांगानेर से लड़ाकर मोदी जी ने जता दिया था कि भविष्य बहुत उज्जवल है। ये आम लोगों की ये बातचीत है, परिवार के लोग तो नहीं है, आम लोगों की ये राय आपने सुनी, किस तरीके से लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। लोकेश भाई, अवधेश जी की एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन में अपनी बात रखिएगा जो आप कह रहे थे अवधेश जी। मैंने ये कहा कि कांग्रेस में तो राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री बन गए इंदिरा जी के मरते ही, और ये आदमी तो कम से कम 3 बार महासचिव रहा है पार्टी का पूरे प्रदेश का, तो इसलिए दोनों में आप तुलना करते नहीं, और ये कहां लिखा हुआ है लोकेश भाई? फिर मैं रमनीश भाई आपके पास नरेंद्र मोदी तो पहले सुनो, पहले मुख्यमंत्री बने, फिर विधायक बने और पहली बार लोकसभा सांसद बने और प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसीलिए मूल बात यह है कि कार्यकर्ता पार्टी के संगठन में कितना काम करता रहा है। एक बात मैं और बता दूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में राकेश, ये सच बात है कि विचार विमर्श की सबसे ज्यादा प्रक्रिया होती है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति इस पार्टी में अपना विचार लाद ही नहीं सकता है। संघ परिवार के जो संगठन होते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के पहले वो नाम लेके जाना पड़ता है, सब विचार करते हैं, संगठन मंत्री जाके बात करते हैं, एक लंबी प्रक्रिया होती है विचार विमर्श की। ठीक है रमनीश, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संदेश दिया है भारतीय राजनीति में। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बात की जाए तो एक विधान, एक निशान, एक भारत और एक ही मात्र नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस तरह के फैसले मुझे लगता है किसी और पार्टी में नहीं लिया जा सकता है। जहां तक देखिए कि एक अदना सा कार्यकर्ता, एक साधारण से कार्यकर्ता, एबीपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, उसको मुख्यमंत्री के पद पे आसीन कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आलाकमान, सोनिया गांधी जो बोलेंगी या राहुल गांधी का जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला, सर्वमान्य फैसला माना जाता है। मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल गांधी ने, उस मोहब्बत की दुकान से आप देखिए 400 से ज्यादा करोड़ रुपए निकले जा रहे हैं। ये रमनीश भाई, कांग्रेस की भी नीति हम देख रहे हैं। ये आला कमान वाली बात तो हर पार्टियों में छोड़ दीजिए, मैं इस पर जाना भी नहीं चाहता। एक पार्टी का नेतृत्व जो सोचेगा उस हिसाब से पार्टी को लेकर चलेगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आ रहा हूं रमनीश, जो रमनीश ने जो बातें कही है, रमनीश ने जो बातें कही है, इस तरीके के फैसले उसका जवाब दे देंगे। क्या आप किसी दूसरी पार्टियों में देख रहे हैं, या फिर दूसरी पार्टियों में इस तरीके का ट्रेंड रहा है कि किसी अगर कोई कार्यकर्ता है उसे उठाकर आप पहुंचा दीजिए? आप सोचिए उस पार्टी में आम जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल कितना ऊंचा हो गया होगा कि हमें घिसने की जरूरत नहीं है 50 साल। यही मैं जोड़ना चाह रहा कि देश की राजनीति में कितना बड़ा संदेश इसको देखने के 2 तरीके हैं और मैं चाहूंगा कि अवधेश जी इस पे मेरे कमेंट्स पे प्रक्रिया जरूर दें, क्योंकि इनका एनालिसिस डीप रहता है।
तो देखिए, पहले हिसाब मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं इन फाइटिंग सीनियर नेताओं में, जिनका कद काठी बहुत बड़ा था भारतीय जनता पार्टी में, वो इतनी ज्यादा हो गई थी कि इनके पास ऑप्शन नहीं था और इन्होंने एक फर्स्ट टाइम के एमएलए को संघ की चॉइस का जो था उसको लाया, जो कि एक बहुत ही लाइटवेट आदमी है, तो उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार को पीछे से गृह मंत्री भारत के चलाएंगे, क्योंकि नहीं विवेक जी, आपने कहा लाइट वेट है, आपको कैसे लगा कि लाइट वेट है? और इनका इतना हैवी वेट की परिभाषा क्या होती है आपकी नजर में? नहीं भाई, ये देखिए, ये इनकी परिभाषा क्या है? प्लीज लिसन टू मी। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, उसमें हैवी वेट्स जो होते हैं उनमें इनफाइटिंग अगर ज्यादा हो जाती है और आप सडनली नॉमिनेट करके संघ के चॉइस के हिसाब से एक लाइट वेट को लेकर के आते हैं जो फर्स्ट टाइम एमएलए है, सिर्फ इसलिए कि उनकी आपस की खटापटी में कोई घाटा ना हो जाए, उसके बाद एक हैवीवेट वसुंधरा राजे से उस नाम को आप आगे बढ़वाते हैं, तो आपको लगता है ये चीफ मिनिस्टर अपनी चला पाएंगे या एक लीडरशिप या दे पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व? मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात है, ये सिर्फ वेरेवर इज लेफ्ट देयर इज नथिंग लेफ्ट, ये आपकी परिभाषा मुझे लगता है सटीक बैठती है ना को चलाएगी। विवेक जी, वेरेवर इज लेफ्ट देयर इज नथिंग लेफ्ट। ठीक है, आपने कहा कि अवधेश जी प्रतिक्रिया देंगे, दीजिएगा, लेकिन एक चूंकि बीजेपी पर सीधे आरोप है निमिषा, विवेक जी कह रहे हैं कि ये अपने स्वतंत्र होकर सरकार नहीं चला पाएंगे। देखिए, ये इनका अपने विचार है जिसको मैं एक तरह से खारिज करती हूँ। यहाँ कोई वेट नहीं है, यहाँ सेवा है और सेवा भाव से मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की पूरी एक फौज है भारतीय जनता पार्टी। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। यहाँ नेतृत्व देने वाला खुद को प्रधान सेवक कहता है और यहाँ तन समर्पित, मन समर्पित, ये मेरा जीवन समर्पित। और हमारे मुख्यमंत्री जी एक संगठन निष्ठ व्यक्तित्व के धनी है। सरपंच के चुनाव से, तो क्या आप सरपंच जो रहे हैं उनका लाइट वेट मानते हैं? मेरी बात, अरे मैं लूंगा भाई, लेकिन आप अगर मैं बीजेपी से प्रतिक्रिया नहीं लेता तो भी आप कहते, सरपंच को आपने, तो भी आप कहते कि आप बीजेपी से जवाब नहीं ले रहे हैं। भाई बीजेपी आपने अवधेश जी को आगे कर दिया, उनसे भी सुनवा दूंगा सर, बहुत समय है, तनाव मत लीजिए। राजेश सर, ये तो सिर्फ कविता पाठ और रैली करने लग गई। और यहाँ पर आप लोग वो भी नहीं कर पा रहे सर, आप लोग वो भी नहीं कर पा रहे। आपकी नजर में कविता पाठ और बाकी चीजें हो रही हैं, जनता उसी को पसंद कर रही है, आपका कविता पाठ भी कोई सुनने नहीं आ रहा है। राकेश जी, दिक्कत ये समझिए इसे, आपने जनता के मैंने एक एनालिसिस किया था आपके शो में, उसको फैक्चुअली कोई काउंटर अभी तक नहीं किया किसी ने करके आए वो। और यहाँ पर आपको कहा है हल्के आदमी को रखा जाए क्योंकि हैवी वेट में फाइट थी और वो आदमी। अच्छा सुन लीजिए, निमिषा जी को सुन लीजिए भाई, महिला है, बीजेपी की प्रवक्ता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर आपके मनपसंद आदमी से भी एनालिसिस दिलवा दूंगा। देखिए, जो ये वेट की बात करते हैं, तो हमारे देवतुल्य मतदाताओं ने उनको चुना है। सांगानेर में 48,000 वोटों से ज्यादा जीत करके आए हैं। वो हमारे 4 बार महासचिव रहे हमारी भारतीय जनता पार्टी के। वेट तो उनका बहुत भारी हो गया जब वो समर्पित कार्यकर्ता की तरह से सुबह 6 से लेकर के रात को 11, 12, 1, 2 समय की कभी चिंता नहीं की। 24 घंटे में से 20 घंटे संगठन को देने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है राजस्थान। ठीक है निमिषा जी, मैं आऊंगा आपके पास। कार्यकर्ता में अब चलिए अवधेश जी, और आप वेट करते रहिए। विवेक जी की जिज्ञासा शांत कर दीजिए। और एक चीज मैं जोड़ता हूँ राकेश जी, वेट करते करते आप खुद वेटिंग लाइन में खड़े हो चुके हैं और जल्दी बाहर का रास्ता मिलेगा आपको। चलिए विवेक जी, शायद आप समझ रहे होंगे कि वेटिंग लाइन कहने का मतलब निमिषा जी का क्या रहा। चलिए अब आप जो चाह रहे थे वो मैं पूरा कर देता हूं। अवधेश जी, एक तो विवेक जी ने जो कहा उसका जवाब, दूसरी बात है कल मोहन यादव को मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता चुना गया। कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक्स पर भजन लाल शर्मा ने मोहन यादव को बधाई दी। वो नीचे एक शख्स ने लिखा, क्या पता कल आपका भी नाम आ जाए, और मैं आपको अभी से बधाई दे देता हूं। अब वो सोचिए वो क्या ही सोच रहा होगा। देखिए ऐसा है, विवेक श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति को तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां, हालांकि उन्होंने भी बहुत नीचे के लोगों को सब जगह नहीं बिठाया, दुर्भाग्य है, चाहे केरल हो या पश्चिम बंगाल हो, लेकिन इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं कि एक आम कार्यकर्ता जिसने बचपन से छात्र जीवन से राजनीति की है, वो किसी पद पर रहे या न रहे, उसका अनुभव, उसका व्यवहार उसको हर पद के योग्य बनाता है।
ये मैं एबी वर्धन की बात बता रहा हूं, मेरे से बातचीत में जो इनके पुराने संगठन उन्होंने कहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक संगठन का व्यक्ति, एक विचारधारा का व्यक्ति जो लगातार काम कर रहा हो, उसकी योग्यता को समझते हुए स्थान पर लाना, उसको काम के लिए स्वतंत्रता देना, उसको मार्गदर्शन देना, गाइड करना उसकी समस्याओं में। यह कोई दिल्ली से सरकार चलाना नहीं होता है, यह अपनी नीति के अनुसार व्यक्ति को गाइड करते हुए उसको बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, जहां भूले हो वहां सुधारना, यह काम होता है स्वाभाविक रूप से। नरेंद्र मोदी के आप आलोचक होइए, विरोधी होइए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो पद्म पुरस्कार हो, चाहे किसी को सामान्य व्यक्ति को लाके उठाना हो, उसमें भारत की राजनीति में ऐतिहासिक और युगांतकारी परिवर्तन लाए हैं और ये बाकी पार्टियों को भी इससे सीख लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि एक प्रतिबद्धता जो दिखाया है इस समय, प्रतिबद्धता मतलब उन्होंने संकेत दे दिया है कि आने वाले समय हमारे विचारधारा पर बहुत भयावह चुनौतियों का है। ये जो 2024 का चुनाव है, ये फर्स्ट इंडिया का ग्लोबल इलेक्शन होने वाला है, जहां दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर की शक्तियां, सारी विरोधी शक्तियां जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के यहां चुनाव लड़ेंगे, इसलिए चुन चुन के ऐसे चेहरे को ही सामने लाना है जो उसके सामने खड़ी हो। क्योंकि ये जो भजन लाल शर्मा है, जब नूह में हिंदू धर्म यात्रा पर वहां हमले हुए थे तो भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में उस आंदोलन को लीड किया था। और आप जानते हैं कि मेवात से लगा हुआ वो सारा इलाका है जहां की एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो एक बड़ा संदेश है कि देश को हम किधर ले जाना चाहते हैं। किसी का विरोध हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के दृष्टि मतलब से देश ये एक ऐसा फैसला है ही जाएगा, जो यही आप कह रहे हैं। आने वाले लंबे समय तक भाजपा के विचारधारा की दिशा देने वाला फैसला है। अरे तो कौन कर रहा है विवेक जी, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? कभी आपने लोकेश जिंदल से पूछा कि राजस्थान में रैलियां निकलती हैं, हिंदू नववर्ष की रैलियां निकलती हैं, क्यों पत्थरबाजी हो जाती है? करौली में क्या हो गया? सरतन से जुदा हो गया, पूछा क्या कभी आपने? मतलब 2024 के चुनाव में कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? एजेंडा है, सरतन से जुदा का सवाल पूछूं तो आप शांत हो जाएंगे। भाजपा का एजेंडा 2024 में के चुनाव में दुनिया भर के देश जो इस देश से नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं, केवल आप तो देश में चाहते हैं, लेकिन जो बड़ी शक्तियां हैं, यहां तक कि मैं किसी देश का, अमेरिका जैसा देश नहीं चाहता है कि इस समय नरेंद्र मोदी वापस आए। और अमेरिका के साथ यूरोप है, अनेक मुस्लिम कंट्रीज है, सारे यहां चुनाव लड़ने वाले हैं, चीन की नीतियां हैं। तो जिसकी जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी का फेस सामने रख रहा है कि हम ही नहीं है अकेले, हमारे सामने सारे फेस नहीं, एक और चीज है, एक और चीज है जिस पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले रमनीश आपको 30 सेकंड जो आप कहना चाह रहे हैं। राकेश जी, मैं कहना चाह रहा था कि कांग्रेस भी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। कौन सी विचारधारा की बात करूं मैं? राहुल गांधी जैसे ही तीनों चुनाव हारने के बाद, खासकर तीनों राज्यों में चुनाव हारने के बाद, उन्होंने एक्स पे एक जो टिप्पणी अपनी करी थी, उसमें कहा था कि हम हार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। उसके बाद में विचारधारा की लड़ाई जो है हमारी जारी। कौन सी विचारधारा? जिसमें आपका जो लेफ्ट साथ देता है, उदयनिधि स्टालिन जिसमें साथ देता है, उसके शरण में आप जाके बैठे हुए हैं, जिसमें सनातन को समूल नाश करने की बात करें, उसी विचारधारा की बात करते हैं। यदि इस तरह की विचारधारा को आप साथ में लेके जाना चाहते हैं, और खास करके जो हिंदुओं और सनातनों को, भगवा को हमेशा से अपमानित करने वाले लेफ्ट जो सामने बैठे हैं, इसको यदि आप साथ देने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है जनता जो है, जनता मैं यहीं से बात को, सवाल को आगे बढ़ाता हूं जो रमनीश ने कही है। लोकेश जिंदल जी, सनातन को खूब गालियां दी गई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव आता है, आप उस विवाद से दूरी बना लेते हैं, भले अलग से आलोचना कर दिया, लेकिन खुलकर नाम लेकर आलोचना नहीं। नंबर एक बात, नतीजों ने साबित कर दिया। नंबर दो बात, आप हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही थी, जातिगत जनगणना की बात बार बार करके, वो हिंदुओं ने संदेश दे दिया कि भाई ये बटेंगे नहीं, अगर सनातन को कोई गाली देगा तो इसी तरीके का नतीजा आएगा, और आपकी पार्टी के बड़े नेता कहने लगे कि यह सनातन का श्राप लग गया है। नंबर तीन बात, आप जो कह रहे थे पिछड़ों की बात नहीं, वो अब शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी ने वो भी आपका कार्ड फेल कर दिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी, आप यहां पर चले जाइए, मध्य प्रदेश में ओबीसी यादव समाज से, और यहां पर ब्राह्मण सवर्ण चेहरा, और राजपूत भी देखिए, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बना दिया, यहां भी बैरवा को बनाया गया डिप्टी सीएम। करेंगे क्या 24 में? क्या कहेंगे रैलियों में जाकर? राकेश जी, अब यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जाति पे देश का विभाजन राजनीतिक तौर पे कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है या कांग्रेस कर रही है? जब आप मुख्यमंत्री का चयन, डिप्टी मुख्यमंत्री का चयन, हर पोस्ट का चयन जाति के आधार पर करते हो, तो किस आधार पर आप अपने आप को जो है एक देश, नहीं मुझे मेरी बात नहीं, मैं आप ही के पास हूं सर, आप ही के पास हूं। ढेर सारी बात, अच्छा चलिए 30 सेकंड और देता हूं, कई सारी बातें आ जाती है ना लोकेश भाई,
बहुत सारी बातें आ जाती हैं। मुझे बात बताइए, एक मुझे बात बताइए, अरे हमें बात तो पूरी रखने दीजिए। जब भाजपा की, फिर मैं आ रहा हूं, निमिषा बोले। देखिए, जब भाजपा की प्रवक्ता बोलती हैं तब तो आप बिल्कुल इंटरजेक्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं, एकदम खामोशी हो जाती है और किसी को बोलने भी नहीं अरे देते। ये सब बात पुरानी होगी लोकेश भाई, 30 सेकंड दिया, पूरी करिए बात। मैं उसी से आपकी देखिए बात से क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहा था। राकेश जी, मैं प्रश्न सीधा पूछ रहा हूं कि चुनाव से पहले जो एजेंडा होता है, बात होती है, वो होती है कि जाति के आधार पर देश को मत बांटिए। ठीक, एक देश, एक विधान, एक समाज, एक जाति, सब बातें होती, लेकिन बाद में आप हर पोजीशन पे आप हर चयन जाति के आधार पर करते हैं। ठीक, और उसके बाद में आप उसको ठहराते, सही ठहराते। राकेश जी, एक हिंदी में व्यंग जो है उस पर बहुत अच्छी परिभाषा है। हास्य व्यंग में बहुत ही रचनात्मक तरीके से वास्तविकता को रखा जाता है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी, अब लोकेश भाई थोड़ा सा समय कम है, निमिषा जी को जवाब भी देना है। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, उसका जवाब दे दीजिए, फिर निमिषा जी आपकी सारी बात का जवाब देंगी। आपने कहा कि नई जाति का नाम लेना चाहिए ना, मैं 100% सहमत हूं सर, लेकिन एक बात मैं आपसे वादा चाहता हूं कि इस डिबेट के बाद आप राहुल गांधी से मिलिए जब भी आपको समय मिले, और पूछिएगा कि अलग अलग रैलियों में जाकर, मध्य प्रदेश में उन्होंने पूछा कि मध्य प्रदेश सरकार को 54 अफसर चलाते हैं जिनमें एक ओबीसी अफसर शामिल है, आप अफसरों में जातियां ढूंढने लगते हैं, तब नहीं ये बात समझ में आती है। केंद्र सरकार में कितने अफसर, कितने आईएएस ऑफिसर, कितनी जातियों के हैं, आप उसकी काउंटिंग चलने लगती है रैलियों में। राकेश जी, एंटी दलित, सुनिए मेरी बात। तो कहिए ना कि जाति गिन रहे थे, आप क्यों कह रहे हैं कि जाति नहीं गिन रहे थे और जाति नहीं गिनी जानी चाहिए? दलितों को दबाया गया, राकेश जी, दबाया गया है सदियों से। अगर हम बात करते हैं, चलिए वक्त इतना ही है। निमिषा जी माफी के साथ नहीं आ पाऊंगा दोबारा, लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी। रुकेंगे ब्रेक के लिए।